नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात उपचुनाव के रण की, जिसमें आज मतदान संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश की 2 सीटों और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है और लोगों ने अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस और अन्य पार्टी के जो दिग्गज हैं, उनकी किस्मत का फैसला अब ईवीएम में कैद हो चुका है। यानी कि अब सभी को जनता के फैसले का इंतजार है, जो कि 23 नवंबर को आने वाला है। आज की अगर स्थिति की बात करें तो बुधनी और विजयपुर सीट पर मतदान प्रतिशत ठीक ठाक दर्ज किया गया, लेकिन जो विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान प्रतिशत था उससे कुछ फर्क है। इसको लेकर के जरा समझेंगे। और मतदान जब आज खत्म हुआ है, चाहे वो मध्य प्रदेश की सीट हो या फिर छत्तीसगढ़ की रायपुर दक्षिण सीट हो, यहां पर मतदान खत्म होने के बाद किस तरह का माहौल नजर आ रहा है और उपचुनाव का रण किस ओर जाता दिखाई दे रहा है, जरा इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आज आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। उपचुनाव का रण किसके पक्ष में समीकरण? बुधनी विजयपुर में कौन मारेगा बाजी? रायपुर दक्षिण में किसके सिर सजेगा ताज? जी हां, मध्य प्रदेश की 2 और छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर विधानसभा के उपचुनाव खत्म हो गए हैं। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। आम हो या खास, सभी ने लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। विजयपुर में रामनिवास रावत का कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से मुकाबला है, जबकि बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव और कांग्रेस के राजकुमार पटेल के बीच लड़ाई है। एमपी के उपचुनाव में सबसे रोचक बात ये देखने को मिली कि यहाँ मतदान को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह था। खास तौर पर विजयपुर विधानसभा सीट पर महिलाएं बड़ी संख्या में घर से बाहर निकली और अपने मत का प्रयोग किया। वहीं बुधनी सीट पर भी वोटरों ने जमकर वोटिंग की, लेकिन इस बार मतदान का प्रतिशत पिछले विधानसभा चुनाव से कम ही रहा। वहीं बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ बीजेपी के गढ़ यानी रायपुर दक्षिण सीट पर उपचुनाव हुआ, जहाँ बीजेपी के सुनील सोनी के सामने कांग्रेस के आकाश शर्मा की चुनौती है। यहाँ सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। हालांकि 2023 विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार मतदान प्रतिशत कम रहा। सुबह से मतदाताओं में कम उत्साह देखने को मिला। छत्तीसगढ़ में अक्सर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र में कम मतदान प्रतिशत दर्ज होता है। उपचुनाव में मतदाताओं में ज्यादा उत्साह नजर नहीं आया। साफ है, एक तरफ जहां विजयपुर में वोटर्स बड़े पैमाने पर वोटिंग सेंटर पहुंचे और मतदान किया, तो वहीं बुधनी में मतदान का प्रतिशत पिछली विधानसभा से भी कम रहा। वहीं रायपुर दक्षिण सीट पर तो वोटिंग परसेंटेज और भी कम रहा। ऐसे में मतदान का कम प्रतिशत से किससे ज्यादा नुकसान हुआ, ये तो 23 नवंबर की मतगणना से ही साफ होगा। टीम न्यूज स्टेट। तो देखिए, मतदान संपन्न हो चुका है और जो मतदान प्रतिशत निकल करके सामने आ रहे हैं, उससे किसे नफा नुकसान हो रहा है, कहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और क्या स्थिति बन रही है और ये मतदान प्रतिशत क्या इशारा कर रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश भी करते हैं। और बीजेपी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, आज वोटिंग को लेकर के उनका क्या कुछ रिएक्शन है, उनके क्या कुछ अपडेट्स हैं, उनको क्या इनपुट मिल रहा है दोनों सीटों पर, तीनों सीटों पर, इसको भी जरा समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया, उनसे आपका परिचय करा दे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयंत वर्मा जी मौजूद हैं। जयंत सर, बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता डॉक्टर वीणा अहलूवालिया मौजूद है। डॉक्टर वीणा, आपका बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए मेरे साथ प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन मौजूद है। डॉक्टर शिल्पा, आपका भी बहुत स्वागत है। और जयंत वर्मा सर, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूं कि सर, आज तीनों सीटों पर जो मतदान हुआ है, रायपुर की विजयपुर की जो सीट है, विजयपुर की सीट पर मतदान प्रतिशत विधानसभा से भी ज्यादा हुआ है। इसके क्या मायने हैं? क्या जो रामनिवास रावत हैं, फिलहाल वन मंत्री हैं और इस बार ये मैसेज कहीं ना कहीं डिलीवर करने में कामयाब रह गए कि भाई देखिए, अगर आपने इस बार भी मुझे विधायक बनाया तो सरकार में मैं हूं, प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, इलाके में विकास होगा, उसका असर है कि मतदान प्रतिशत ज्यादा हुआ। वहीं बुधनी में जो विधानसभा से कम प्रतिशत और छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण में तो बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है, संतोषजनक से भी शायद थोड़ा कम मतदान, थोड़ा फीका रहा। इसको कैसे आप देख रहे हैं सर, इसका क्या आकलन है? देखिए, जो
बुधनी की सीट का जहाँ तक सवाल है तो शिवराज सिंह चौहान तो रिकॉर्ड मतों से जीते थे और उसके बाद उनके खास करीबी जो बहुत ही रमाकांत भार्गव जी उनके बड़े करीबी हैं और वो वहाँ से खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है मतदान भले ही कम हुआ हो किंतु उनकी विजय तो निश्चित है, ऐसा लगता है। क्योंकि अब इतना ज्यादा अंतर तो कभी होगा नहीं और कांग्रेस का ऐसा कोई है भी नहीं अभी कोई कि एकदम से स्विंग हो जाए जबरदस्त वोट। और रामनिवास रावत का जहां तक सवाल है वो श्योपुर के वो आदिवासी बहुल इलाका है और आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों के लिए काफी वो जनजातीय वो वन मंत्री भी हैं और वन का सारा संबंध तो जनजातीय से होता है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़ी आसानी से निकाल लेंगी और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वोटिंग का परसेंटेज यदि थोड़ा बहुत अंतर भी आया है तो इससे परिणाम में कोई खास परिवर्तन आएगा ऐसा लगता नहीं है। ये है कि जो विजयपुर में है ये रामनिवास रावत के खिलाफ मुकेश मल्होत्रा जी जो हैं वो हैं तो वैसे अच्छे कैंडिडेट, परंतु यह है कि अब रामनिवास रावत चूंकि मंत्री हैं तो लोगों का झुकाव होगा ही सरकार की तरफ, क्योंकि उससे उनका लाभ बहुत होगा और उनके प्रतिनिधि यदि मंत्री रहते हैं तो फिर क्षेत्र का विकास बहुत तेजी से होगा और लोगों को काफी लाभ भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इधर छत्तीसगढ़ की स्थिति को कैसे देखते हैं सर आप, रायपुर दक्षिण सीट को? दोनों रायपुर दक्षिण में ये थोड़ा सा कांटे की टक्कर है ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि उसमें जो आकाश शर्मा है कांग्रेस की तरफ से वो बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट हैं और सुनील सोनी बीजेपी से हैं। तो मुझे लगता है वहाँ थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में नहीं, लेकिन सर तकरीबन 10% का जो वोट प्रतिशत है वो ड्रिफ्ट देखा जा रहा है क्योंकि पिछले जो विधानसभा चुनाव है उनमें तकरीबन 60.01% की जो है वोट प्रतिशत दर्ज किया गया था। इस बार आज उपचुनाव में 50 कुछ प्रतिशत जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये 50% मतदान, इसका क्या मतलब है, क्या मैसेज दे रहा है ये? अब इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आज के दिन वो बहुत सारा ये त्योहार वाला मामला है और उसके कारण हो सकता है कि लोग यहाँ वहाँ रहे हों और लोगों ने ज़्यादा उस पर ध्यान ना दिया, परंतु ये वोट परसेंटेज कम हुआ ये थोड़ा सा आश्चर्य का विषय है, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई बात थी नहीं जिसमें कि मतलब बहुत ज़्यादा वो, तो ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ वैसे जो खबरें आ रही थी उसके अनुसार तो वहाँ कांग्रेस के पक्ष में काफी माहौल बना हुआ था। तो वहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना हुआ था, तो लेकिन देखना होगा कि क्या क्या इनपुट्स हैं अब जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको क्या जानकारी है। डॉक्टर वीणा, रायपुर में विजयपुर में हम देख रहे हैं जो रावत साहब हैं उनके लिए, रामनिवास रावत साहब के लिए क्या एक माहौल बना हुआ है, इस वजह से ये एक वोट प्रतिशत ज्यादा है या फिर कहीं कुछ ऐसी है कि उलटफेर की स्थिति हो सकती है, इस वजह से इतना बढ़ चढ़ करके लोगों ने वोट किया कि विधानसभा से ज्यादा उपचुनाव में वोटिंग कर दी? और बुधनी से क्या आपको जानकारी मिल रही है? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जयंत भाई साहब और शिल्पा जी, आप सबको और आप एंकर महोदय को भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चिन्ह है, चुनावी चिन्ह कमल, वो विजय का चिन्ह भी है, विकास का भी है और विरासत का भी है। तो निश्चित है कि चाहे वो बुधनी हो, चाहे विजयपुर हो, चाहे दक्षिण रायपुर हो, यहाँ लोगों को विश्वास है और विश्वास के अनुकूल उन्होंने भाजपा के ही प्रत्याशी को विजयी घोषित करना है और ये स्पष्ट हो जाएगा 23 तारीख को। बुधनी की बात करें तो ये भाजपा का गढ़ तो है ही, परंतु बहुत स्पष्ट ये भी है
कि कांग्रेस के पास कोई प्रभावी चुनावी चेहरा नहीं था। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उन्होंने मैदान में उतारा जो 7 बार हार चुका है, ये 8वां चुनाव है। कांग्रेस की जो नीति है कि 3 बार के हारे हुए व्यक्ति को वो चुनाव नहीं लड़ाते हैं, वो उस नीति को भी इन्होंने उसका भी उल्लंघन किया। और इस व्यक्ति का कितना प्रभाव कांग्रेस पार्टी में है वो तो राहुल गांधी के ही कुछ भाषण में इनके लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हुए थे उससे स्पष्ट हो जाता है। और बाकी इनके परिवार का जो इतिहास है वो सब जानते हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगा हुआ है। अब अगर हम विजयपुर पे आए तो जो जनजातीय चेहरा है, वो जो वर्तमान में वन मंत्री हैं, जिन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वहां वो कार्य नहीं कर पाते थे, लोगों को डिलीवरी नहीं दे पाते थे, मतलब कुछ लाभकारी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचा पाते थे, जिसका उन्हें दुख था। तो भारतीय जनता पार्टी में आके उनको ये आश्वासन ही नहीं मिला है, परंतु उस क्षेत्र में कुछ योजनाओं का क्रियान्वयन भी शुरू हो गया। तो जनता आश्वस्त है कि इनका हाथ थामने से ये निरंतर विकास की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। तो रायपुर दक्षिण दक्षिण की जो बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस प्रत्याशी है तो युवा, परंतु अनुभवी नहीं है। ये उनका पहला चुनाव है। चुनाव लड़ना एक बहुत साधारण सी चीज नहीं होती है। ये एक रणनीति के तहत भी एक मैच्योरिटी की आवश्यकता होती है। तो नहीं, लेकिन डॉक्टर वाणी यहाँ पर ये चलिए आश्वस्त हैं और एक कहीं ना कहीं एक मैसेज आप दे रही हैं कि इस वजह से कहीं ना कहीं आपका पलड़ा भारी है, लेकिन जो आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले उसका क्या मतलब है? क्योंकि अब देखिए जीतू पटवारी विजयपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, बोला गया कि भाई मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, वो भी हमने ऑडियो देखा कि भाई एक जगह पर 80% तक मतदान हो गया है, ये कैसे हो रहा है भाई? और फिर बड़ा एक दूसरे को दावा किया जा रहा था। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि मैं विजयपुर में ही रहूंगा, तो वीडी शर्मा जी भी कह रहे हैं मैं भी वहीं रहूंगा, कैंपिंग करूंगा। ये सब उपचुनाव में इसकी नौबत क्यों आ गई? बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन चला था, लेकिन फिर फायरिंग भी हो गई, आज बूथ कैप्चरिंग तक की भी बातें आ गई और बड़े आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। देखिए, जब हार का डंका कानों में बजना शुरू हो जाए तो कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से आपको बौखलाहट दिखानी पड़ती है, नहीं तो आप आगे हार का ठीकरा कैसे फोड़ेंगे? अच्छा, हम तो जानते हैं कि कांग्रेसी इसमें तो एक्सपर्ट्स हैं। कहीं ईवीएम सती सावित्री होती है तो कहीं पे दागदार हो जाती है, फिर हमको प्रशासनिक अमले पे भी तो दोष लगाना पड़ता है, और फिर जो संवैधानिक संस्थाएं उनका क्या होगा? उनके ऊपर मतलब ग्राउंड तैयार किया जा रहा है। ग्राउंड है, बेस तैयार किया जा रहा है। पर कांग्रेस ने कोई हथियार नहीं छोड़ा। 6 साल पुराने वीडियोस वायरल करने की कोशिश की, असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर वहां पर ऐसी स्थिति निर्मित करने की प्रयास किए कि जिससे कि असंतुलन हो। फिर आप ये भी जानते हैं कि आरोप लगाया है और उसकी तत्काल छानबीन भी हो रही है कि प्रचार का समय बंद होने के बाद कुछ कांग्रेसी नेता कैसे उस क्षेत्र में थे, उनको तो वहां होना नहीं चाहिए था। तो हमारे जो यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष है वीडी शर्मा जी ने श्योपुर के जो सीमा है उसके बाहर बैठ के ये विरोध प्रदर्शन किया है। और ये आज की बात नहीं है कांग्रेस का ये हम बिहेवियर जो है, ये इनका जो बर्ताव है, ये अमनवारा में देख चुके हैं, छिंदवाड़ा में देख चुके हैं, हम इसका अनुभव पहले भी कर चुके हैं। तो देखते हैं कि पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है। आप जो बात कह रही हैं कि ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, तो डॉक्टर शिल्पा क्या ऐसा है क्या, मतलब लाइक कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है कि कहीं ना कहीं चाहे वो बुधनी हो, विजयपुर हो या फिर रायपुर दक्षिण हो, कहीं कुछ स्थिति डामाडोल हो रही हो, इसलिए कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, या फिर आपको कुछ आपके लिए पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं? निश्चित रूप से पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जनता में बदलाव की बयार है, जनता परिवर्तन चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़ी बखूबी से, बहुत अच्छे तरीके से अपनी हिटलरशाही पर, अपनी नाकामी पर बखूबी पर्देदारी करने की कोशिश कर रहे थे, ये आपने देखा। और कांग्रेस पर जिस प्रकार से इन्होंने रिसर्च किया है, मेरे ख्याल से जिस पार्टी के नेता हैं
उस पार्टी पर भी उतना रिसर्च इन्होंने नहीं किया होगा, ऐसा लग रहा था इनके बयानों से। तो जब भी कभी इनसे सवाल पूछा जाता है कभी भी, तो ये अपनी जो अपने जनहितैषी कार्य है वो गिनाने से पहले कांग्रेस की तरफ उंगली करके अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करते हैं। एक शब्द इन्होंने कहा कि युवा आकाश शर्मा जी युवा है, ऊर्जावान है, और निश्चित रूप से जो उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुनील सोनी जी, उनके सामने निष्क्रिय प्रत्याशी और नाकाम साबित हो रहे हैं। तो डर तो आज के दिनांक में इनको है, क्योंकि छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता ने 5 साल कांग्रेस का शासन देखा, किस प्रकार से जनहितैषी कार्य नहीं, लेकिन डॉक्टर शिल्पा, फिर इतना कम वोट प्रतिशत क्यों देखने को मिल रहा है? और अगर हम पिछले विधानसभा के चुनाव की बात कर लें, 1 साल भी नहीं हुआ है, एक तरीके से 10% का ड्रिफ्ट क्यों देखने को मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में जो वोट प्रतिशत गिरा है, मुझे तो यही लगता है कि 11 महीने से जिस प्रकार से साय सरकार चल रही थी, उसमें लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने हताश, इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं कि उनका जो राजनीतिक नजरिया है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है, और निश्चित रूप से वो बदलाव अगर बदलाव की बात आप कह रही है ना, तो आम तौर पर, हालांकि आप जो बीते कुछ सालों में जितने भी विश्लेषण होते हैं या फिर स्पेकुलेशंस होते हैं वो धराशायी हो जाते हैं, क्योंकि जनता क्या मत देती है, किस तरह के नतीजे आते हैं, वो अप्रत्याशित भी नजर आते हैं। लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट है वो ये मानते हैं कि अगर बदलाव की स्थिति होती है तो लोग ज्यादा आते हैं और बढ़ चढ़ करके वोट करते हैं, तो ऐसी उम्मीद होती कि 60% से ज्यादा मतदान होता। यहाँ पर जनता जो है निराश नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में इतनी परेशान और इतनी समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, जो आज से पहले कभी, जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, आज से पहले कभी नहीं करना पड़ा था। आप देखिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया। आज तक शांत राज्यों में गिनती होती थी छत्तीसगढ़। लेकिन इधर विजयपुर और बुधनी के बारे में आप क्या कहेंगे? विजयपुर में तो 75% से ज्यादा मतदान हुआ, बुधनी में 72% से ज्यादा हुआ, और जो डॉक्टर वाणी अपनी तरफ से बात रख रही थी कि एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं जो चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे वो प्रदेश नेतृत्व या कार्यकर्ता जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग की भी बातें कर रहे हैं, ये आप लोग एक ग्राउंड क्रिएट कर रहे हैं, अधिकारियों को डरा धमका रहे हैं कि अगर नतीजा आपके पक्ष में नहीं आता है तो आप बता सके कि हम तो पहले ही कह रहे थे। डॉक्टर वाणी, या तो ये रिएक्शन के बाद देखिए, ग्राउंड क्रिएट करने वाली तो इनकी खुद की कयास है, और ये कयास कुछ दिनों बाद ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर कांग्रेस हमेशा मुद्दों की लड़ाई लड़ती है। हम पहले भी कहते हैं, एमपी हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस हमेशा जनता के से जुड़ी समस्याओं को, आज भी जनता से जुड़ी समस्याओं को हम मुद्दे की बात करते हैं, परंतु ये मुद्दों को छुपाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ठीक है, तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, आप कह रहे पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, तो क्या वजह है, क्या ग्राउंड है उन पॉजिटिव संकेतों का आपकी नजर में? किस वजह से आपको लगता है कि तीनों सीटों पर आप कहीं ना कहीं जीत दर्ज करेंगे? क्या ऐसी जानकारी मिल रही है? नजर आता है कि कांग्रेस की सरकार जो छत्तीसगढ़ में 5 साल जिन्होंने शासन किया, उसमें जनता जमीनी स्तर पर खुश थी और बेनिफिट मिल रहा था जनता को। ये मध्य प्रदेश की जनता ने भी देखा है दूर से छत्तीसगढ़ को। नहीं, तो क्या छत्तीसगढ़ में अभी नहीं मिल रहा है? महतारी वंदन योजना की बात हो जाए, या फिर धान खरीदी में जो समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो जाए, या जितना घोषणा पत्र में वादा किया गया था, एक एक करके ये मौजूदा सरकार कहती है कि अक्षरशः उसका पालन हो रहा है। कथनी और करनी में इनकी बिल्कुल अंतर दिखाई देता है हर समय। नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हितग्राहियों को चाबी दी जाती है, या तमाम एक आंकड़े में रखूंगी। रायपुर दक्षिण विधानसभा में महिलाओं की संख्या है 1,37,717, और महतारी वंदन योजना कुछ युवा महिलाओं को, युवतियों को छोड़ दो तो 15,000 महतारी वंदन योजना का लाभ महतारियों को मिल रहा है। इसका क्या संकेत है? आप किस प्रकार से बोल सकते हैं कि योजना सक्सेसफुल है? रायपुर दक्षिण की बात कर लीजिए, 1 लाख में 1,37,000 में सिर्फ 15,000 को मिल रहा है। ये तो आंकड़े हैं, तो इनकी कथनी और करनी में अंतर है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर वाणी, आप बार बार हाथ रेस कर रही हैं, आप जवाब देना चाह रही थी, अपनी बात रख लें, मैं जवाब ले लेता हूँ। डॉक्टर, मेरी जो काबिल दोस्त हैं शिल्पा जी, मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ कि 11 महीने पहले दोनों प्रदेशों में आप लोगों का सुपड़ा साफ क्यों हुआ? क्या जनता समझती नहीं है? क्या जनता पहचानती नहीं? बीच में मत बोलिए, है ना? एक चीज। दूसरी चीज,
जब आप ऐसे वक्तव्य देते हैं तो आप याद रखिए कि आप जनता जनार्दन का अनादर कर रहे हैं, क्योंकि जनता इतनी समझदार है, वो जानती है कहाँ हाथ थामना, किस योजना को निश्चित आगे रूप से। बढ़ाना, किस मुद्दे पे आगे जाना। और जनता मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एक मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को दे चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के होने पर जो हर्ष था वहां पर, चाहे वो नक्सलवाद का बढ़ावा था, चाहे वो आम जनता के लाभकारी योजनाओं का हिसाब किताब था, चाहे वो बाकी के भ्रष्टाचारी जो एक्टिविटीज थी उनके बारे में हम गिनती करें, जनता ने जानबूझकर कांग्रेस को एक ठंडे बस्ते में बिठाया है। और आगे आने वाले दिनों में 4 साल और तो पूरे प्रदेश के चुनाव होने नहीं वाले। रही बात ये 3 उपचुनावों की, तो जी। बहन प्यारी, ये आप इसका परिणाम 23 तारीख को देखेंगे। और आपने जो दक्षिण रायपुर के लिए भी टिप्पणी की है, तो हर महिला योग्य नहीं होती कि उसे लाभ की कोई भी योजना का लाभ मिले। कुछ सक्षम परिवारों की भी होती है महतारी, उनको चुनावी आवश्यकता नहीं सत्र होती। में और आपके ही नेताओं के एक मिनट बयान थे। मुझे देखिए, म्यूट कर आप दीजिए गलत इनको। बोलेंगी तो मैं टोकूंगी, आप गलत बोलेंगी म्यूट तो करिए। नहीं, मैं मैंने एक आपके तरीके बीच से में डिबेट नहीं बोला ओपन है। डॉक्टर वाणी और डॉक्टर शिल्पा एक तरह से डिबेट ओपन है, आप दोनों अपनी अपनी बात रख सकती हैं। और जो एक बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हो सकते हैं आपके कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, परंतु अनुभवी नहीं है। अनुभवी नेता उनके समक्ष खड़ा है, वो नेतृत्व भी कर सकता है, केंद्र की योजनाओं को डबल इंजन की सरकार के तहत उनका क्रियान्वयन भी कर सकता है, और जनता को भरोसा भी है। इसलिए आप ये ठीक है, डॉक्टर शिल्पा, परिवर्तन जो जल्दी से आप बोल जवाब। रही हैं, बिल्कुल देखेंगे। मैं यही तो पूछना चाहती हूँ कि क्या युवा नेता और जो पहली बार चुनाव लड़ते हैं, आज से पहले कभी विजय प्राप्त नहीं हुआ क्या? इसका उत्तर आप नहीं दे पाएंगी। दूसरी बात, आप जिस तरीके से बोल रही हैं कि महतारी वंदन योजना में लाभ में कई, आप ग्राउंड रिपोर्ट पता कर लीजिए, कई महिलाएं इस समस्या से पीड़ित हैं। 80,000 घर हैं दक्षिण रायपुर दक्षिण में, उसमें बिजली आती कम है, बिजली बिल ज्यादा आते हैं। आज ये कंडीशन है। इनके जो घोषणा पत्र में 500 रुपए सिलेंडर की बात की थी, वादा खिलाफी से पूरी घोषणाएं भरी पड़ी है, लोग त्रस्त हैं। आज वोटिंग हुई है तो वादा खिलाफी के खिलाफ हुई है। शिल्पा जी, आज, राहुल जी वोटिंग ने हुई है, राहुल गांधी ने 7,500 रुपए देने की बात की थी। नहीं, आप जब बोल सकते हैं तो मैं भी बोल सकती हूँ। 7,500 रुपए देने का वायदा किया था, तो वो कौन से प्रदेश में किया उन्होंने लागू? क्रॉस करिए। अरे अब आपको मर्यादा याद आने आ रही है शिल्पा जी। के अगेंस्ट में मतदान किया है लोगों ने, जो वहां पर बढ़े हुए अपराध हैं उसके खिलाफ मतदान किया है, जो बढ़ी हुई नशाखोरी है उसके खिलाफ मतदान ठीक किया है, है। देखना होगा, समय बहुत ज्यादा नहीं है, 10 दिन के अंदर ही देखिए इस पर नतीजा भी आ जाएगा। जयंत सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि देखिए बहुत बुनियादी मुद्दों पर बातचीत हो रही है, योजनाओं का लाभ मिलने ना मिलने और किस तरह का परसेप्शन है, क्या जो समीकरण उस पर बात हो रही है। लेकिन जब जनता जाती है तो किस आधार पर वोट कर रही है, उपचुनाव की बेसिकली मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं स्थिति, क्या वहां पर पार्टी या फिर जो कैंडिडेट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, ये जो मुद्दे हैं वो थोड़ा गौड़ हो जाते हैं, या फिर ये मुद्दे भी उतने ही हावी होते हैं? देखिए, उपचुनाव में यदि बहुत ही स्ट्रांग कैंडिडेट है तब तो कैंडिडेट पे होता है, नहीं तो लोग पार्टी को वोट देते हैं और जिसकी सरकार है उसको वोट देते हैं। नॉर्मली ये एक देखा गया है कि जिसकी सरकार है चलो उसको ही वोट दे दो। सर, इन तीनों तो सीटों पर जब उनकी उनका जो विधायक होगा देखते हैं तो ऐसी स्थितियां भी हैं जहां पर सरकार के अगेंस्ट भी उपचुनाव में विपक्ष भी जीत दर्ज किया है। कई बार ऐसी स्थिति भी देखने को मिली है। जी हाँ, कई जगह ऐसा हुआ है, पर वो स्विंग के पीछे कोई बड़ा भारी कारण होता है, या तो फिर कैंडिडेट ही बहुत ही गड़बड़ खड़ा कर दिया जाए, तो ये भी होता है। पर यहाँ पे ऐसा कहीं दिखता नहीं है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी की जगह पे जो कैंडिडेट दिए गए हैं तो वो तो इतने वो नहीं, और रामनिवास रावत तो वहाँ मंत्री खुद ही हैं। ठीक बात। तो मुझे नहीं लगता कि इतना तो आप ज्यादा इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा जो है वो जनता समझ रही है, ऐसे कुछ बात होगी। ये जो है ये
जो है 23 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर जनता ने किस ओर अपना मन बनाया था। फिलहाल तो सबकी किस्मत ईवीएम में कैद है और सिर्फ इंतजार है मतगणना का, और अब मतगणना उसके लिए कुछ इंतजार करना पड़ेगा। 23 तारीख को पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अपनी अपनी बात रखते हुए दोनों ही पार्टी की जो प्रवक्ता हैं उनके लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर वाणी और डॉक्टर शिल्पा हमारे साथ जुड़ी इसके लिए बहुत शुक्रिया। जयंत सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर के देखना होगा कि आखिर 23 तारीख को जनता इन तीनों ही सीटों पर किसे जीत का ताज पहनाती है। फिलहाल तब तक के लिए इंतजार करना होगा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ।